हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे 16 दिन 16 मैराथन में। आज हम लोग का डे 4 होने वाला है और क्लास 10 के लिए जो मैंने विज्ञान का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है उसका ये लेसन नंबर 4 है और इस चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आइए हम इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है? तो देखिए, कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक सी होता है। ये कार्बन जो तत्व होता है पृथ्वी के भूपर्पटी पे 0.02% और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित रहता है तथा सभी सजीव पौधे एवं जंतुओं के शरीर में कार्बन के यौगिक होते हैं। जैसे कार्बन जो होता है इसका सी से इसका प्रतीक होता है परमाणु क्रमांक 6 पे होता है। ठीक है, ये पूरे पृथ्वी पे जो रहता है 0.02% और वायुमंडल में 0.03% रहता है। साथ ही साथ बता दें, जो कार्बन होता है सभी लिविंग थिंग्स, चाहे वो पौधे हो, जंतु हो, जानवर हो, सभी में ये कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कार्बन के अपरूप हैं कौन कौन से? तो कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोरतम धातु में आता है और ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। इसमें से विद्युत प्रवाहित होती है। आइए देखते हैं ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं। दिया है कि प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य कार्बन अणुओं में उसी तल में बने होते हैं जिससे षष्ठकोणीय समूह मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंध होता है और कार्बन एक प्रकार कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती है। ग्रेफाइट विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है एवं अन्य अधातु इसके क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। जैसे देख सकते हैं ये ग्रेफाइट की संरचना है। कार्बन की ये जो अणु हैं किस प्रकार से मिले हुए हैं देख सकते हैं। यहाँ पे एक अणु, दो अणु, 3 4 5 6 अणु हैं। फिर इससे देखिए, इससे एक अणु इससे जुड़ा है, दो अणु इससे जुड़े हैं। तो इस प्रकार से षष्ठकोणीय संरचना ये क्या करते हैं, ग्रेफाइट जुड़े रहते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, 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 यहाँ। तो ये संरचना है हमारी किसकी है, ग्रेफाइट की। अब हम लोग देखते हैं डायमंड अर्थात हीरा। हीरा क्या होता है, डायमंड क्या होता है समझते हैं। तय है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़े होते हैं। वो क्या होता है, 3 परमाणु से जुड़ा रहता है। ग्रेफाइट हीरा में 4 परमाणु से जुड़े रहते हैं एवं एक कठोर 3 बीमीय वाला संरचना बनाते हैं। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक पदार्थों में सबसे कठोर, जबकि ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है। शुद्ध कार्बन को उचित उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, अन्यथा ये प्राकृतिक हीरे अभेदनीय होते हैं। कुल मिला के बता दें कि जो हीरा होता है प्राकृतिक का सबसे कठोरतम तत्व होता है और ये इसके 4 परमाणु अन्य 3 परमाणु से जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हीरे की संरचना होती है 3-3 परमाणु है। ये देख सकते हैं, ये 4 परमाणु इसके एक परमाणु से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे एक 4 परमाणु है, फिर यहाँ से 4 परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो ये जो संरचना है वो हीरे की क्या है, संरचना है। अब आप देख सकते हैं कि हीरे जो कार्बन होता है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यहाँ पे इसका नाभिक होगा और यहाँ पे 1 कक्षा 2 कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन है इसमें 6 ठे इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ठे इलेक्ट्रॉन अंदर रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे। बहुत जल्द ही हम वीडियो बनाएंगे कि कार्बन या फिर अन्य किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। दिया गया है कि कार्बन चतुर संयोजी है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन, न 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋण आयन आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण रखना
4 इलेक्ट्रॉन को धारण करना कार्बन के लिए अत्यधिक कठिन होता है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करके आबंध बनाता है। जैसे आपको पता होगा कि कोई भी परमाणु तत्व है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है या अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेता है, तो अगर निकालेगा तो ऊर्जा विसर्जित होती है। ठीक है, तो कार्बन का जो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन निकालना तो निकालता है न ग्रहण करता है। ये क्या करता है, अपने अन्य जो इसके आसपास तत्व आके मिलते हैं उनसे वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। अभी आपको बताया जाएगा। आगे दिया है कि एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के अणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मतलब क्या होगा ना, इसमें ये 2 तत्व रहेंगे तो इसमें अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे के साझेदारी करके दोनों को आपस में साझेदारी करेंगे। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H2 है। क्या है, H2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अपने पास बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, अपने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ होता है। आपको पता है कि हाइड्रोजन के केवल एक ही कक्षक होते हैं और पहला कक्षक को हम लोग के कहते हैं, और के वाले कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब जाके ये संतुष्ट होता है। तो देखिए अपना ये वाला जो है 1 इलेक्ट्रॉन और ये वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को आपस में साझेदारी कर लिए हैं। तो इस प्रकार से ये सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं O2 का मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब ये है कि बाह्यतम कक्षा में 2 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 ये भी लिया है, 2 2 4 2 6 ये भी लिया है। और आपको पता है कि बाह्यतम कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब जाके वो संतुष्ट होते हैं। तो क्या किए हैं ये दोनों, नीचे यहाँ देखिए, यहाँ पे ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया है साझे में, और ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ साझे में दे दिया है। अगर अब ये सर्कल खींचेंगे तो इस सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस वाले के, और इस सर्कल में इसके खींचेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे इस वाले सर्कल में। तो इस प्रकार से अणु और परमाणु अपने में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो 2 बॉन्ड, 3 गो इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन जो कि 7 पे आता है तो 2,5 होगा। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में देख सकते हैं यहाँ 5 और 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे तो कि 3 इलेक्ट्रॉन का ये लोग आपस में साझेदारी कर लेंगे। तो 3 3 6 2 8 इसका हो जाएगा, 3 3 6 2 8 इसका हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो अब समझाया गया है चित्र के माध्यम से, जल मतलब H2O की संरचना समझाई गई है। तो देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन 2 ठे है और 1 ठो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो पहला को 2 दे देंगे तो दूसरे का में 6 बचेगा। इसको चाहिए कितना, 8 गो। तो ये अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, 2 गो चाह रहा है। तो क्या करेगा, इस वाले लाइन में देखिए ये अपना हाइड्रोजन ना इसको ले लेगा और ये वाला मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का अगल बगल साझा कर लेगा। तो अब देखिए बीच में जो ऑक्सीजन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना आ गया, 8। और इधर देखिए हाइड्रोजन वाला सर्कल में एगो तो हाइड्रोजन का था और 1 ठे इलेक्ट्रॉन ले लिया किससे, ऑक्सीजन से, तो इसमें साझा करके 1 बना लिया है। इधर देखिए हाइड्रोजन वाले खाने में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया और ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया। तो इसलिए ये दोनों आपस में 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी कर लिए हैं, तो दोनों का अष्टक पूर्ण हो गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी की हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा।
तो इस प्रकार को कहते हैं स्वसंयोजिक यौगिक। अब आइए जानते हैं कि स्वसंयोजिक यौगिक जो बनता है उसके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। अब उन्हीं गुणों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नंबर 1, स्वसंयोजिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनके बीच अंतर आणविक बल, मतलब दो अणुओं के बीच लगने वाला बल को अंतराणविक बल कहते हैं। तो अंतर आणविक बल बहुत कम होता है। दूसरा, सहसंयोजिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, किंतु इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता है। समझ रहे हैं? क्योंकि ये जो आपस में मिलते हैं तो इनमें आयन का निर्माण नहीं होता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सहसंयोजी यौगिकों में विद्युत का सुचालन, विद्युत प्रवाहित होती है कि नहीं? तो हम कहेंगे कि नहीं होती है। अब देखते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब कार्बन की प्रकृति। तो कार्बन में श्रृंखलन की प्रकृति पाई जाती है। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले भौतिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि और त्रि आबंध में जुड़े हो सकते हैं। चतुसंयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 है, जिससे कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु Cl या CH, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक पे। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक पे। तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बनिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन है तो इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिले होंगे। देखिए, अगर इसके दो भाग होते हैं, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। संतृप्त में क्या होगा कि कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर वहीं आप बात करते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परमाणु, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सुनिए, अगर एकल बॉन्ड रहेगा तो उसको एल्केन कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो उसे एल्कीन कहेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसे एल्काइन कहेंगे। आप लोग इसको नोट करेंगे। आगे सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2, ये एल्केन का सूत्र है। एल्कीन का सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। ये किसका सूत्र है? एल्काइन का। आइए अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन संरचना बिंदु। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे एथेन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आणविक संरचना एवं सूत्र। यहाँ देखिए, अगर हम ये जो सूत्र है CnH2n, ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का सूत्र है एल्केन का। अगर इस यन की जगह हम एक रखते हैं तो CH, या एक एक क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रखते हैं, देखिए जैसे हमारा सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, CnH2n+2 होता है, 2 जोड़ते हैं ना। देखिए CnH2n+2, अगर हम यहाँ एक रखते हैं यन की जगह तो C1 को पढ़ेंगे तो CH,
2n, तो n की जगह 1 रखेंगे तो ये 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना के 4। ऐसे ही अगर हमको मेथेन प्राप्त करना हो कि मेथेन कैसे प्राप्त करते हैं, तो CnH2n+2 मेथेन हो गया। अब एथेन में कार्बन 2 गो होता है, तो n की जगह 2 रखेंगे तो C2H, यहाँ 2 रख देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। अब 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6, तो C2H6 प्रोपेन कहेगा। तो प्रोपेन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो प्रोपेन में कार्बन के परमाणु 3 होते हैं, तो n की जगह 3 रखेंगे तो C3H, यहाँ मान लीजिए 3 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8, C3H8 हो जाएगा प्रोपेन का सूत्र। देख लीजिए यहाँ पे संरचना आपको बनाया गया है, हम जूम कर देते हैं। इधर देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र और यहाँ पे संरचना। अगर हम लोग मेथेन लेते हैं तो मेथेन का आणविक सूत्र होता है CH4। संरचना का मतलब बीच में C लेंगे और सबसे एक एक सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन 4 गो 4 गो हाइड्रोजन बांट देंगे, तो ये संरचना हो जाएगा किसका, मेथेन का। अगर एथेन का सूत्र पूछेगा तो कहेंगे C2H6, क्या कहेंगे, C2H6। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 गो है, तो इसलिए कार्बन 2 ठे लिए हैं हम लोग, और ये कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और हम लोग अगल बगल 6 परमाणु हाइड्रोजन को बांट देंगे। अगर C3H8 मतलब प्रोपेन रहेगा तो कार्बन कार्बन का गो 3 गो रहेगा, कितना रहेगा 3, और जितना भी 8 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो 3 इसको देंगे, 3 इसको 6, अब बीच में एक एक गो दे देंगे, तो ये जगह प्रोपेन। इसी प्रकार से ब्यूटेन का देख लेंगे, ब्यूटेन में 4 गो बांटेंगे, 4 गो का मतलब साइड में 3 ठे और लास्ट छोर में 3 ठे, बीच में जितना रहेगा 2 ठे बांटते हैं। देख लीजिए यहाँ पे पेंटेन का है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं, एल्कीन भी आएगा और एल्काइन भी आएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं C2H4 वाला और यहाँ पे C2H2 का। देखिए कार्बन और कार्बन यहाँ देखिए दिया है C2H4, तो कार्बन कार्बन जो रहेगा 2 ठे कार्बन रहेगा, तो चूँकि ये असंतृप्त कार्बन है तो इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो जाएंगे, और हाइड्रोजन का गो है 4 गो, तो 2 ठे इसको दे देंगे और 2 ठे हाइड्रोजन हम लोग इसको दे देंगे, ठीक है। तो यह एल्कीन है और ये एल्काइन है। आइए यहाँ पे दिखाते हैं, एल्कीन वाला पहले पढ़ते हैं। अगर हम लोग को एथीन लास्ट में इसके इन जुड़ा होता है, देखिए अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको एन पढ़ते हैं, मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन। डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको इन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इन, एथीन मेथीन प्रोपीन ब्यूटीन हेक्सीन। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसको एन पढ़ते हैं, मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन, सॉरी आइन 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 गलत हो गया, आइन। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन, एथाइन मेथाइन एथीन प्रोपीन। हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एथीन C2H4, इसका ये संरचना है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड रहता है, किसमें, इन में। प्रोपीन C3H6, C 3 गो है तो देखिए 3 गो C हो जाएगा, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, सॉरी डबल बॉन्ड। ब्यूटीन, ब्यूटीन में 4 गो बीच में कार्बन रहेगा, किनारे पे 2 3 ठे और इस किनारे पे 2 ठे, और बाकी सब बीच में हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आइन पढ़ लीजिए, एथाइन मेथाइन एल्कलाइन। तो ये क्या होता है ना, इसमें आइन जुड़ा होता है, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। C2H2 है तो मतलब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और दोनों किनारों पे हम लोग हाइड्रोजन जोड़ देंगे। प्रोपाइन,
तो C3H4 ब्यूटाइन C4H6। देखिए इस पे आधारित मैं आपको अलग से एक वीडियो में केवल उस पे संतृप्त कार्बन और असंतृप्त वाले पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जैसे ब्यूटाइन है, ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, तो उसका हम लोग संरचना कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको ज़रूर लेके आएंगे और आपको सिखाएंगे, ठीक ना। ये केवल थ्योरी क्लास है, इसलिए हम थ्योरी आपको सिखा दे रहे हैं। देखिए वलय क्या होता है, वलय का मतलब रिंग बनेगा ना, संतृप्त है तो इस कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त है तो कार्बन कार्बन के मध्य एकांतर पर क्या लाएगा, डबल बॉन्ड लाएगा। विषम परमाणु समझते हैं, विषम परमाणु क्या होता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार से विस्थापित करता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। प्रक्रियात्मक समूह, ऐसे विषम परमाणु या भिन्न परमाणु के समूह जो कार्बन के यौगिक को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं उन्हें हम प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी कार्बन में Cl और Br जुड़ेगा तो उसे हाइलो ग्रुप कहते हैं। उसको हम लोग क्लोरो या ब्रोमो पढ़ते हैं। ये क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। CHO जो होता है एक क्रियात्मक समूह होता है, इसको हम एल्डिहाइड पढ़ते हैं। अगर CO रहेगा तो हम लोग कीटोन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कीटोन का ये सूत्र है। इसी प्रकार से एल्कीन का समूह, एल्काइन का समूह, ठीक है। सजातीय श्रेणी क्या होता है, आइए देखते हैं, समझते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या होती है। हम इस चैप्टर में आपको पूरे जो लैंग्वेज वाली थ्योरी है पूरे कंसेप्ट वाइज सिखाएंगे, बल्कि अलग से मैं वीडियो लाके मैं आपको श्रृंखलाओं को बनाना, कैसे उनको हम नाम लिखते हैं, उनका नामकरण सब कुछ सिखाएंगे। केवल आप इसको देखिए कि हम किस प्रकार से इसको चैप्टर को पहले समाप्त करते हैं थ्योरी क्लास के माध्यम से। तो सजातीय श्रेणी क्या होती है, तो बताएंगे कि यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह से विस्थापित होता है, उसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या लास्ट में लगा है, OH OH OH, और यहाँ पे अलग अलग से आके एल्कीन, एल्केन, एल्काइन जुड़े हुए हैं सब, ठीक है। तो उसको बोलेंगे सजातीय श्रेणी। सामान्य सूत्र, ठीक है। समसजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर सदस्य में CH2 के अंतर तथा 14 AMU द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। समान रासायनिक गुण तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणों में भिन्नता होती है, ठीक है। कार्बन यौगिक का नाम, का यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करना, आइए देखते हैं। हाइलोजन, तो इसमें अगर पहले रहेगा आगे तो क्लोरो पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रोमो, फिर उसके बाद आइडो, तो क्लोरो ब्रोमो आइडो, तो इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसके समूह को इस प्रकार से संरचना देख सकते हैं। पूर्व लग्न, अनुलग्न सब कुछ आपको बताया जाएगा, नाम सहित, IUPAC नेम सहित एक अलग वीडियो में आपको बनाएंगे। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, जैसे दहन, अगर हम लोग कार्बन के रासायनिक गुण को दहन करते हैं, कार्बन का दहन करते हैं कार्बन के यौगिक को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आगे दिया हुआ है कि कार्बन तथा इसके अयौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होते हैं। कार्बन को जलाने पर ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इसलिए कार्बन का उपयोग ईंधन में करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में उपस्थित संतृप्त हाइड्रोकार्बन
वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ जल ज्वाला उत्पन्न करते हैं। अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक है, तो उसको हम लोग जलाएंगे तो उसकी जो ज्वाला होगी ना, नीली कलर की निकलती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन में धुआं वाला जो धुआं निकलता है वो पीली ज्वाला के साथ निकलता है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण अपचयन नहीं हो पाता, इसलिए वो पीले कलर की निकलती है। ऑक्सीकरण, तो पोटेशियम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे इसका सूत्र है कि किस प्रकार से ये परिवर्तित हो रहा है। आगे दिया हुआ है कि पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे ये जो बता रहा है ये उत्प्रेरक का काम है। क्या है? उत्प्रेरक। पैलेडियम या निकिल ये उत्प्रेरक का काम होता है। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको जोड़ देते हैं, उसमें उसको मिला देते हैं तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। ये देखिए दिया गया है वनस्पति तेल में वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण इस विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे CH4 जो है Cl2 से मिलकर CH3Cl और HCl बन जाता है। दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल अम्ल का गुणधर्म पढ़ लीजिए। तो एथेनॉल जो होता है रंगहीन, गंध और जलने वाला। स्वाद में एथेनॉल जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और जलने वाला होता है, जल में घुलनशील होता है। और कह रहा है कि इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। ये उदासीन प्रकृति का होता है। सोडियम के साथ इसकी अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं, मतलब Na इसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग को सोडियम एथॉक्साइड मतलब CH3CH2ONA प्लस H2 प्राप्त होता है। दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। निर्जलीकरण मतलब जल को निकालना। इसमें अगर हम H2SO4 मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2 में टूट जाएगा। अब हम लोग समझते हैं एथेनोइक अम्ल, अर्थात इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। यह रंगहीन होता है और स्वाद में खट्टा होता है तथा यह सिरका में पाया जाता है और इसमें गंध होती है सिरके जैसी। इसमें बात करें इसका क्वथनांक कितना होता है तो 391 केल्विन होता है। और अगर बात करें इसमें कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है और इसीलिए इसे हम लोग गैलेसल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसको थोड़ा सा ताप कम करते हैं, इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये जम जाता है बर्फ़ के जैसे। जमने के कारण ही इसका नाम हम लोग ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। रासायनिक गुणधर्म पढ़ते हैं। पहला एसिटीकरण। तो एस्टर कैसे बनाते हैं तो देखिए एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पे एस्टर निकलता है। एस्टर का क्या काम होता है? मीठे फलों जैसे गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। आगे दिया है साबुनीकरण। साबुनीकरण का यह सूत्र है CH3COCH2CH3। इसमें NaOH मतलब क्षार मिलाया जाता है तो CH3COO प्लस CH3COOH प्राप्त होता है। इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरा है हम लोग का कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। कार्बोनेट मतलब NaCO3 से हम लोग यहाँ पे क्रिया करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हम लोग को सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। साबुन एवं अपमार्जक।
साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होता है, जहाँ ये इसका सूत्र है C17H35 COO। साबुन केवल मृदु जल की सफाई करता है। क्या करता है? साबुन केवल मृदु जल की सफाई करता है। अपमार्जक क्या होता है तो समझिए। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में अमोनिया या सल्फोनेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर एवं मृदु जल की सफाई करते हैं। साबुन में अणु। अब हम लोग पढ़ते हैं साबुन में अणु। तो ये होता है, इसका आयनिक भाग है, जल रागी सिरा होता है। जल विरागी शिला मतलब लंबी हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला द्वारा, ये एक प्रकार से इसको हम साबुन को देख सकते हैं बनना। साबुन अणु की संरचना को हम लोग पढ़ेंगे। साबुन की सफाई प्रतिक्रिया मैल तैलीय होती है। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरा पानी के चारों तरफ पानी को घेरे रहता है। इससे मिसेली संरचना बन जाती है। यहाँ पे अब साबुन का ये सूत्र देख सकते हैं। ये जो संरचना देख रहे हैं ये साबुन की है। यहाँ पे देख सकते हैं सिराओं पे सोडियम 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 हमारा घिरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक तेल की बूंद लगी हुई है। तो इस प्रकार से ये मिसेल की संरचना बन गई। आइए देखते हैं मिसेल के बारे में। तो साबुन का मिसेल मैले पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़ों की सफाई करता है। आगे दिया है कि साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रतिक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग हम लोग अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रतिक्रिया प्रभावशाली कठोर नल से उपस्थित कठोर जल रहेगा नल ना कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के आयन के साथ घुलकर स्कम नहीं बनाता है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग अपमार्जक का उपयोग करते हैं ताकि कठोर जल में ये घुल के स्कम न बने और हमारा जो कपड़ा क्या हो, जो गंदगी हो कपड़े से जल्दी साफ हो सके। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 16 दिन 16 मैराथन में ये चौथा दिन था जिसमें हम लोग कार्बन के बारे में पूरे अच्छी प्रकार से थ्योरी को समाप्त किए हैं। बहुत जल्द ही मैं इस पे जब मैं 16 दिन 16 मैराथन समाप्त करूँगा तो इस पे कार्बन के मैं आपको अलग से मैं सीरीज़ लेके आऊँगा, जो कि छोटी वीडियो होगी, 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो होगी। उसमें हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी तत्व का IUPAC नामकरण कैसे लिखते हैं, कार्बन की जो संरचना होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र नाम सब कुछ हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग कार्बन के बारे में समझे होंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पे क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं मैथ और साइंस पढ़ने के लिए।